नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इतना कुछ हो जाता है कोर्ट में, जिसके बाद इंद्राणी जब घर जाती है तो घर जा कर के नहाने के लिए छुपते छुपाते हुए बाथरूम जाने की बात होती है, क्योंकि घर तो वो अपने पिता और अपने दोस्त और के साथ जाती है और ये सब न्यूज़ में चल रहा होता है। उसके पिता और भाई भी घर के बाहर आते हैं और जैसे जब आती है इंद्राणी तो वो लोग भी इंद्राणी का चेहरा देख एकदम से हैरान होते हैं। और फिर इंद्राणी कहती है कि घर के अंदर तो जा नहीं सकती, दादी है। तो वो कहते हैं कि उसके पिता कहते हैं ईशांत की गार्डन में पाइप है, चलो वहाँ। फिर वो गार्डन में जा कर के नहाती है, जहाँ वो अपना पूरा शरीर भिगा लेती है और खून सारे धोती है। राघव उसे पानी दे रहा होता है, तो जब राघव पहले पानी देता है तो उसके पिता और भाई दोनों आ जाते हैं, दोनों पिता और दोनों उसके भाई। तो वो फिर इंद्राणी को घेर कर फिर उसे पानी देते हैं। वो इंद्राणी ब्लड को लगड़ कर छुड़ाती है और उसके बाद फिर कहती है कि अब घर कैसे जाएं, जिस पर राघव उधर से टॉवल लेके आता है और इंद्राणी को देता है ओढ़ा। फिर इंद्राणी, राघव, उसके दोनों पिता, ईशांत, उसके भैया, सब इंद्राणी को कवर करते हुए घर के अंदर लेके जा रहे होते हैं। हालांकि ज़मीन भीगी हुई थी टप टप पानी से। और वो लोग जाते जाते इंद्राणी को उसके कमरे में छोड़ देते हैं। और इंद्राणी से कहते हैं तुम अब कपड़े वपड़े बदलो। उसके बाद फिर वो लोग रिलैक्स थे, उन्हें लगा कुछ किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो लोग भी आराम से फिर आकर के डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं, जिस पर उसकी माँ आके कहती है तुम्हारा अब समय हो रहा घर आने का। हाँ इंद्राणी, पता है कल रात में आई थी, अभी सुबह ही वो गई, तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें समझ नहीं आता, एक तरफ तुम अपनी बेटी की फ़िक्र करते हो और अपनी बेटी के लिए घर में मौजूद भी नहीं रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा फ़ोन तक नहीं लग रहा था। कितनी बार मैंने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि घर में रात के समय रहना करो, तुम्हें समझ नहीं आता है। तुम्हारी माँ अकेली है, तुम्हें समझ नहीं आता ये सब। जिस पर वो कहती है माँ शांत हो जाइए। तो वो भी कहते हैं, राघव भी कहता है कि इंद्राणी घर आ गई है दादी, चिंता मत कीजिए। हाँ तुम आ गए थे ना सुबह, वो तुम आए हो तो वो भी आई है ना। हाँ हाँ मैं तो कह रहा हूँ दादी कि इंद्राणी घर आ गई है। तो सब लोग यहाँ हैं तो इंद्राणी कहाँ है। तो फिर इंद्राणी उधर से पीछे से आती है और कहती है दादी मैं यहाँ हूँ। जिस पर इंद्राणी के भीगे बाल देख करके वो कहती है तुमने अभी आकर नहाया है। जिस पर इंद्राणी कहती है हाँ वो थोड़ी गर्मी लग रही थी ना, तो मैंने नहा लिया। अच्छा। फिर वो देखती है बाहर का दरवाज़ा खुला है, तो वो जाती है, देखती है फर्श भीगा हुआ है। वो कहती है तुम बाथरूम में नहा रही थी ना, तो फिर ये पूरा मतलब तुम्हारे कमरे तक का रास्ता जितना भीगा हुआ क्यों है। तुम बाहर से भीग कर आई हो। जिस पर इंद्राणी कहती है नहीं नहीं माँ, इंद्राणी भीग कर नहीं आई है। ईशांत कहता है। इंद्राणी भी कहती है नहीं दादी मैं भीग कर नहीं आई हूँ। तो ये इतने सारे भीगे हुए, वो हम सब ने पैर धोए थे ना तो इसलिए, और हम सभी पैर धो धो करके इंद्राणी के कमरे तक गए थे। तुम सभी इंद्राणी के कमरे तक क्यों गए थे पैर धो करके। जिस पर वो कहते हैं माँ आप कितने सवाल पूछती हो। शांत पे कहता है। तो दादी कहती है कि मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम लोगों ने पूरे घर में किचाहिन मचा रखा है। जिस पर इंद्राणी तुरंत जाती है, जाकर के पोछा लेकर आती है, पोछा मारने लगती है। जिस पर दादी कहती है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग कुछ छुपा रहे हो, मैं जानती हूँ। क्या छुपा रहे हो ये तुम लोग मुझे नहीं बताओगे, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं भी तुम्हारी दादी हूँ, मुझे पता है कि कैसे क्या पता करना है। जिस पर
ईशांत अपनी माँ के पास जाता है और उधर मुथु भी दादी के पास जाकर कहता है, आंटी चिंता मत कीजिए, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं छुपा रहे हैं जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो। जिस पर ईशांत भी कहता है, माँ आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, और मैं इतने टाइम बाद घर आया हूँ, आप मुझसे ये नहीं पूछती हैं कि कुछ खाओगे बेटा या कुछ, सो नहीं, यहाँ पे मुझे डांटे जा रही हो। जिस पर मुथु कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। जिस पर दादी कहती है, नहीं मेरे बेटे के लिए मैं ही चाय बनाऊँगी। ये बोलकर वो रसोई में चली जाती है और वो सब शांति से चारों बैठ कर के सोफे पे कहते हैं, माँ को तो शक हो गया। ईशांत कहता है, मुथु कहता है, हाँ तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह ही है, शकी। जिस पर वो कहता है, मैं शकी नहीं हूँ, अगर तुम शकी नहीं होते तो तुम इस हाल में ना होते। अरे तुम ताना मार रहे हो मुझे, तो ताना ना मारूँ तो क्या कहूँ तुमसे, तुम्हारे चक्कर में पता है कितना कुछ हुआ है। तो बोल रहे, हाँ मुझे तो लगता है, हाँ बहुत कुछ हुआ है ना, तुम लोग भी यहाँ आकर हो, तुम्हारी वाइफ तो वहाँ होगी अकेली, मैं भी ना, कितना कुछ हो क्या होगा ना। जिस पर मुथु कहते हैं, हाँ हुआ तो बहुत कुछ है, इसलिए कह रहा हूँ अपना ध्यान रखो और ढंग के काम किया करो, क्या ज़रूरत है उस पर हाथ उठाने का। अगर जिस पर वो कहता है, अरे ये बात यहाँ मत करो। जिस पर राघव कहता है, आप दोनों का ये डिस्कशन बाद में नहीं हो सकता, दादी आ जाएगी। शांत कहता है, तुम्हें बड़ी मेरी दादी की फ़िक्र है, मतलब मेरी माँ की। हाँ वो मेरी दादी है, इंद्रानी की दादी है तो मेरी भी दादी हुई ना। हाँ ये तो है, आखिर तुम दोनों भाई बहन जो ठहरे। नहीं हम दोनों भाई बहन नहीं हैं, भाई तो ये ईशांत है उसका। ईशांत? सच में? लेकिन वो तो चुप है। जिस पर वो कहता है कि मैं क्या कहूँ, आप दो बड़े बहस कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ईशांत फ़ोन चला रहा होता है। जिस पर ईशांत न्यूज़ देखता है और न्यूज़ देख करके वो शॉक्ड होता है और थोड़ा वायलेंस भी हो जाता है, क्योंकि उसमें उसकी वो जो उसके चाचा रहते हैं वीरेंद्र, उसकी आवाज़ गूंजने लगती है और वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सबको मार दो, सबको मार दो। तो वो एकदम से वायलेंट हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में भी वही आखिरी चीज़ भेजा गया था माइंड में कि तुम्हें मारना है, सबको मार दो। ये चीज़ सुनने के बाद वो भी वायलेंस हो जाता है एकदम से और वो अपने ही पिता का गला दबाने लगता है। जिस पर राघव तुरंत उससे फ़ोन लेता है और फ़ोन बंद करता है। फ़ोन जब उसे छीनता है तो वो राघव का भी गला दबाने लगता है दोनों हाथ से, एक हाथ से अपने पिता का और एक हाथ से राघव का। इधर ईशांत उस दोनों को शांत करा रहा होता है, उधर इंद्रानी भी पूछा रख कर बाथरूम में आ रही होती है और वो देखकर हैरान होती है और अब अपने भाई को कैसे संभाले वो सोच रही होती है। तभी वो तुरंत जा कर के पहले तो अपने भाई के गले में मारती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो कुछ हद तक शांत हो जाता है दर्द से। लेकिन फिर भी उसमें इतनी ताकत होती है कि वो इंद्रानी को मार सके। वो तुरंत इंद्रानी की तरफ झपटता है और इंद्रानी को दीवार से सटाकर ऊपर उठा देता है। इंद्रानी कहती है, तुम भैया मैं हूँ इंद्रानी, शांत हो जाओ। जिस पर वो शांत तो होने से रहा। इंद्रानी समझ जाती है कि इसने, तुरंत वो राघव से पूछती है, क्या इसने वीडियो देखा है। जिस पर राघव कहता है हाँ। वो तुरंत फिर उसके पैरों पे अपने पैरों से उसके हाथों को जकड़ती है और उसके हाथ को ट्विस्ट करके उसको नीचे गिराती है, खुद भी नीचे गिरती है और फिर उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। और उस सब में राघव सोच रहा होता है कि फिर से ईशांत कैसे करने लगे हैं। इंद्रानी को कहता है कि उसे मारो ना ताकि वो शांत हो जाए। जिस पर इंद्रानी कहती है कि हर बार मारने से शांत हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता। जिस पर इंद्रानी उसे शांत करने के लिए लोरी गाने लगती है और इस पर लोरी बड़ी आसानी से काम करता है और राघव शांत हो जाता है।
इंद्राणी लोरी जब गाती है तो जैसे पूरा घर एकदम से सुन्न हो जाता है। इंद्राणी की आवाज़ में इतनी मिठास होती है कि उस उस गाने को सुन, उस लोरी को सुन, उसके दोनों पिता एकदम से खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने कितनी अच्छी बच्ची है इंद्राणी। जिस पर राघव तो पहले वीडियो बना रहा होता है ताकि ईशांत को बाद में बता सके कि वो कैसे हरकतें कर रहा होता है, लेकिन वो भी इंद्राणी की लोरी सुन जैसे उसके आंखों में पानी आ जाता है। सभी एकदम से शांत हो जाते हैं, राघव भी शांत हो जाता है, ईशांत भी शांत हो जाता है। फिर ईशांत का सर सहलाते हुए इंद्राणी अपने गोद में उसे सुलाने लगती है और फिर वो उसे सुलाने के बाद उसे उठा करके कमरे में ले जाकर लिटा देती है। हालांकि जब वो उसे उठाती है ईशांत को, तो उसके दोनों पिता हैरान होते हैं, बोलते हैं वो उसे उठा। हालांकि मुथु पहले भी देख चुके थे कि इंद्राणी उठाते हैं तो वो ज़्यादा उतना माइंड नहीं करते, पर ईशांत देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि इंद्राणी इतनी ताकत के साथ। जिस पर वो फिर सोचते हैं हाँ, उसने अभी अभी तो इतने ताकतवर लोगों को मारा है। हालांकि कोई भी इतना हैरान नहीं होता है, लेकिन उधर उसकी दादी ये देख लेती है तो दादी देखते ही गुस्सा में आ जाती है और जैसे इंद्राणी रख कर आती है तो दादी कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे कमर में मोच आ जाएगी। वो पूरा एकदम इंद्राणी को आगे पीछे देखने लगती है, कहीं चोट उट तो नहीं लग गई बच्ची को, इतना ज़्यादा वज़न उठाया उसने। जिस पर इंद्राणी कहती है नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अपने भाई को उठाया है और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिस पर वो कहती हैं ये बड़ी बात नहीं है बेटी, लेकिन अपने से ज़्यादा वज़न उठाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तुम खुद इतनी हल्की हो और तुम इतने भारी भरकम सांड को उठा रही हो। जिस पर राघव कहता है दादी वो सांड नहीं है, वो मेरा दोस्त है। हाँ तो क्या हो गया, उसका वज़न देखा है, खा पी के मोटा सोटा हुआ गोलू मोलू सा बच्चा है वो। जिस पर वो कहते हैं मुथु कि आप कह रहे हैं मेरा बेटा मोटा है। जिस पर वो कहती है नहीं मोटा नहीं है, पर फिर भी उसका वज़न और इंद्राणी के वज़न में फ़र्क है कि नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ फ़र्क तो है। जिस पर दादी कहती है कि तुम लोगों को उसे उठाना चाहिए था, ना कि उसे तुम्हें उठाना चाहिए था। जिस पर इंद्राणी कहती है कि दादी मेरे लिए मेरा भाई रुई के बराबर था, वो इतना हल्का था, रुई जितनी हल्की होती है वो उससे भी ज़्यादा हल्का था। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, वो इतना हल्का कैसे हो सकता है। जिस पर इंद्राणी कहती है वो बहुत हल्के हैं भैया। जिस पर वो कहती है तुम सच में अजीब हो, क्या तुम सच में इतनी ताकतवर हो। जिस पर वो अपनी दादी को उठा करके गोल गोल घूमने लगती है और कहती है दादी को, जैसे छोटे बच्चों को उछलाया जाता है वैसे वो अपनी दादी को उछालने लगती है। दादी बोलती तुम पागल हो गई हो क्या। इस पर इंद्राणी कहती है नहीं दादी, आपको तुम बचपन याद दिला रही थी, अच्छा लगा आपको। जिस पर दादी कहती है तुम्हें मारूंगी मैं। वो इंद्राणी को मारने लगती है और कहती है छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती हो, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मुझे बच्चा कैसे समझ सकती हो। जिस पर इंद्राणी कहती है दादी अगर आप बच्ची नहीं हो, मैं बच्ची नहीं हूँ, तो क्या ये लोग बच्चे हैं। इनको देखो कितने अकड़ में रहते हैं, जब देखो तब गंभीर, ना हंसते हैं ना रोते हैं। इनके जैसी हालत, अगर इन्हें मेरी जैसी हालत होती इनकी, तो पता नहीं ये क्या करते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर इंद्राणी कहती है क्या सच में। एक मेरे वो पिता हैं जो हमेशा चिंता में रहते थे कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना हो जाए, फिर अपने बेटे के लिए चिंता में है, और अब कल से वो अपनी पत्नी की चिंता में है कि वो गांव में अकेली है। और एक ये पुलिस स्टेशन से आए हैं। इंद्राणी के मुंह से पुलिस स्टेशन का नाम निकल जाता है। जिस पर दादी कहते हैं कि पुलिस स्टेशन। जिस पर इंद्राणी कहती है मतलब
पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस वाले अपने दोस्त के घर से आए थे ना, तो इसलिए पूरी रात बाहर रहते हैं। इन्हें किसी की परवाह ही नहीं है कि कौन कहाँ है, कैसे है। एक चिंता में डूबे रहते हैं और एक को कोई चिंता ही नहीं है किसी की। दोनों ही अलग है इंसान हैं। और एक ये मेरा दोस्त है जिसे अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, पर जब से मैं आई हूँ तब से इसका सारा ध्यान मेरी तरफ है। मैं इसे कह कर थक चुकी हूँ कि ये अब अपने करियर पे ध्यान दे, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। जिस पर वो कहता है कि यार तुम फिर से शुरू हो गई। जिस पर वो कहती है कि क्या गलत कह रही हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसी बात है तो तुम्हें भी तो अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। जिस पर वो इंद्रानी कहती है मैं तो वक्त से पहले ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ। जिस उम्र में तुमने ग्रेजुएशन किया उस उम्र में मैं तो अब जॉब करूँगी, तो तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी सब कुछ सीख गई हूँ, समझे। इसलिए अगर मैं थोड़ा ब्रेक ले भी लेती हूँ तो मेरे पढ़ाई पे या मेरे करियर पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम अगर ब्रेक लेते हो तो तुम्हारे करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, समझे। इसलिए तुम्हें जॉब के बारे में सोचना चाहिए, वरना कोई अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी और ना ही कोई बाप अपने बेटी देगा, समझे। जिस पर इंसान कहता है कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है बेटी मेरी। कोई भी लड़की या कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में नहीं देगा जो कुछ नहीं करता। जिस पर राघव समझ जाता है कि उसे क्या करना है, तो राघव कहता है तो ठीक है, मैं अब गांव नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। जिस पर इंद्रानी कहती है क्या मतलब। और ईशांत और मुथु दोनों भी एकदम चौंकते हुए कहते हैं तुम क्या बोलना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं यहीं पे जॉब करूँगा ना, क्योंकि गांव में तो सुविधाएं नहीं हैं, तो मुझे यहाँ रुककर सारी काम ख़त्म करने पड़ेंगे ना। जॉब वगैरह सारी वैकेंसी यहीं पे तो है, बड़ी बड़ी सिटी सब कुछ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पे रहकर सारे काम करोगे। ईशांत ये बात कहते हैं तो मुथु कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, हमारे गांव में कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं। जिस पर इंद्रानी कहती है तुमने अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ाई की है, तुम एक अच्छे इंजीनियर हो, तुम बाहर क्यों जॉब करोगे, तुम गांव जाओ, गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। जिस पर वो कहता है कि अच्छा तुम चाहती हो कि मैं गांव जाके बिजली बनाऊं। जिस पर इंद्रानी की ऐसी बात सुन ईशांत कहता है कि हाँ इसमें क्या गलत कहा है इंद्रानी ने, गांव जाके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। शहर डेवलप्ड है, इसे और क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पर गांव में डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ हॉस्पिटल बनवा सकता हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल हो सकता है, तुम लोग सब मिलकर वहाँ काम कर सकते हो। तो उस पर इंद्रानी कहती है कि मुझे हॉस्पिटल बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल बनाने से तो नहीं होगा, उसके लिए डॉक्टर भी चाहिए। जिस पर मुद्दू कहते हैं गांव में भी तो कई सारी बच्चियां हैं जो डॉक्टरी पढ़ रही है या डॉक्टरी, वो लोग भी चाहे तो हमारे गांव में ही इलाज करवा सकती हैं, डॉक्टर बनकर आ सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है। जिस पर इंद्रानी कहती है पढ़ाई का खर्चा मेंटेन हो जाएगा, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगी, देखती हूँ गांव में क्या क्या किया जा सकता है। जिस पर वो कहते हैं इतना आसान नहीं है। जिस पर इंद्रानी कहती है इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ये सोचकर कुछ ना करें कि आसान नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं ये सोचकर कि कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा, चाहे हार मिले या जीत, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि कुछ बेहतर बन सके, हम खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हम कुछ बेहतर बना सकें। जिस पर ईशांत कहता है तुम बहुत अच्छी बातें करती हो। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सुविधाएं हों, कम सुविधाओं में भी सफलता हासिल की जा सकती है
अगर आपको करने की इच्छा हो तो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अपना कीमती समय देने के लिए